हेलो फ्रेंड्स। आज हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। बैंकिंग हम पढ़ रहे थे। तो बैंक को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है वाणिज्यिक बैंक, है ना। वाणिज्यिक बैंक और दूसरा सहकारी बैंक, है ना। वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत अनुसूचित बैंकें आती है और गैर अनुसूचित बैंकें आती है। अनुसूचित बैंकें क्या होती है? सामान्यतः वे बैंक जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची, है ना। आरबीआई अधिनियम 1934 में जो एक्ट आया था, है ना, आरबीआई एक्ट 1934 की जो दूसरी अनुसूची है, उसमें जो सूचीबद्ध बैंकें होती है उन्हें अनुसूचित बैंकें कहते हैं, तथा उसके बाहर की बैंकों को गैर अनुसूचित बैंकें कहा जाता है। ठीक है। अनुसूचित बैंकों को तीन भागों में रखा जाता है। पहला सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, दूसरा निजी क्षेत्र की बैंक और तीसरा विदेशी बैंक की, है ना। विदेशी बैंकें भी आरबीआई एक्ट के तहत रजिस्टर होती है, वो भी इसमें आती है। ठीक है। अब सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को भी तीन भागों में फर्दर डिवाइड किया है। राष्ट्रीयकृत बैंक, है ना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण दो बार हो चुका है, एक तो 1969 में हुआ था और 1980 में हुआ था, है ना। पहले 19 बैंकों का हुआ था, है ना। और 1980 में भी 6 बैंकों का हुआ था। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक के अंदर सबसे बड़ी देखी जाए तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अन्य बैंकों के अंदर देखा जाए तो आरआरबी वगैरह आती है ना। तो ये बैंकों का एक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे एक एक करके। अनुसूचित बैंक के जो मैंने बताया था, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जो दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है, आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेकंड अनुसूची है, सेकंड शेड्यूल है, उसमें जो बैंकें रजिस्टर होती है वो अनुसूचित बैंकें कहलाती है ना। और उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी दिए जाते हैं, है ना। ये बैंक कुछ विशेष शर्तों को पूरा करने के लिए आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना, आरआरबी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए हैं। ये बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, किसानों, छोटे व्यापारियों और गरीब वर्ग को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, आरआरबी, है ना। आरआरबी की स्थापना 1975 में हुई थी, है ना। आरबीआई एक्ट 1976 के तहत इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी? नरसिंहम समिति, नरसिंहम समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसका नाम प्रथमा था, स्थापित किया गया था। ठीक है। स्वामित्व संरचना देखें तो आरबीआई का जो 50% शेयर होता है, आरआरबी का जो 50% शेयर है होता है, वो केंद्र सरकार के पास होता है। 15% शेयर राज्य सरकार के पास होता है और 35% प्रायोजक बैंक, जो स्पॉन्सर्ड बैंक होती है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंकों के पास होता है ना। नियंत्रण किसके पास होता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के अधीन कार्य करते हैं, है ना। मतलब आरआरबी भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है। नाबार्ड, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, इसकी इनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। अब आता है हमारा सहकारी बैंक, है ना। सहकारी बैंकों को दो भागों में बांटा जाता है, ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक। ग्रामीण सहकारी बैंकों में अल्पावधिक और दीर्घावधिक में विभाजित किया जाता है। अल्पावधिक में पीएसीसी, जिसे प्राथमिक कृषि और साख समिति कहते हैं, है ना। जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक में विभाजित किया जाता है। दीर्घावधिक में दो तरह से होती है, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, है ना। और शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जाता है। होती क्या है सहकारी बैंक? सहकारी बैंक वे बैंक होते हैं जो सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये बैंक अपने सदस्यों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना होता है। सहकारी बैंकों की अगर विशेषताएं देखें तो सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करती है ना। लाभ से अधिक ग्राहकों की सेवा करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। कम ब्याज दरों पर ऋण देती है। किसान, छोटे व्यवसायी और कमजोर वर्गों को सस्ते दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। सदस्यों द्वारा स्वामित्व और प्रबंधन, बैंकों के ग्राहक ही इसके मालिक होते हैं और वे ही प्रबंधन में भाग लेते हैं। दोहरे नियंत्रण में कार्य करते हैं। सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारिता विभाग, है ना, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के तहत कार्य करते हैं। एक भारत में अभी सहकारी मंत्री कौन है ना, सहकारिता मंत्री कौन है?
सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, है ना। अमित शाह सहकारिता मंत्री। ठीक है। वित्तीय समावेशन में बढ़ावा देते हैं। ये बैंक उन बैंकों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाते हैं जो व्यापारिक या पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों तक, मतलब जहां तक अगर पारंपरिक जो वाणिज्यिक बैंक नहीं पहुंच पाती, वहां पे भी ये सहकारी बैंक पहुंच जाती। नेक्स्ट आता है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ये भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों से बनाया गया था। नाबार्ड मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और लघु उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता और नीतिगत ढांचा निर्देशों प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है भुगतान बैंक, जिसे हम पेमेंट बैंक भी कहते हैं, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2014 में गठित एक विशेष प्रकार का बैंकिंग संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। ये छोटे ग्राहकों, मजदूरों, किसानों और निम्न आय वर्ग के लोगों को आसान और किफायती बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। अब भुगतान बैंक और पारंपरिक बैंकों में क्या अंतर है? तो भुगतान बैंकों में जमा 2 लाख रुपए तक हम कर सकते हैं। पारंपरिक बैंकों में कोई सीमा नहीं है, आप कितना ही यहाँ पे जमा कर सकते हैं। ऋण सुविधा भुगतान बैंक प्रदान नहीं करता है, जबकि पारंपरिक बैंक प्रदान करता है ना। क्रेडिट कार्ड भुगतान बैंक प्रदान नहीं करता है, जबकि पारंपरिक बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता है। चेक बुक भुगतान बैंक नहीं प्रदान करता है, जबकि पारंपरिक बैंक प्रदान करता है। निवेश और बीमा दोनों करते हैं। एटीएम और डेबिट कार्ड दोनों प्रदान करते हैं। डिजिटल बैंकिंग भी दोनों प्रदान करते हैं, है ना। तो मेन डिफरेंस ये ऊपर के 4 में है, बाकी ये अन्य पारंपरिक बैंक के समान ही होते हैं। अब आता है हमारा लघु बैंक, स्मॉल बैंक जिसे कहते हैं। लघु वित्त बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक विशेष बैंकिंग प्रणाली है जिसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों, किसानों, लघु उद्योगों, निम्न आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है। ये बैंक सामान्य बैंक की तरह बचत खाते, चालू खाते, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इनका ध्यान छोटे और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर केंद्रित होता है। कुछ लघु वित्त बैंक जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपने देखा होगा, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, मुख्यालय जयपुर में, है ना। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में स्थापना हुई थी चेन्नई में। उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में बेंगलुरु आधारित। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक 2018 में बेंगलुरु में इसका। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में नवी मुंबई। ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में त्रिशूर केरल में। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 अहमदाबाद आधारित। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में जालंधर में मुख्यालय इसका। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में वाराणसी में इसका मुख्यालय है। तो ये कुछ लघु स्मॉल फाइनेंस बैंक है। नेक्स्ट आता है एनबीएफसी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वे संस्थाएं होती है जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान किए बिना वित्तीय गतिविधियों में संलग्न होती है। ये कंपनियां ऋण देने, संपत्ति वित्त पोषण, निवेश, बीमा और धन प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करती है, लेकिन ये बैंक नहीं होती है और इन्हें चेक जारी करने या बचत खाता खोलने की अनुमति नहीं होती है। एनबीएफसी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से वित्तीय समावेशन और छोटे व्यापारियों को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनबीएफसी के अगर प्रकारों को देखें तो इनको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला, ये जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी डिपॉजिट्स, है ना। ये कंपनियां जनता से जमा स्वीकार कर सकती है। इन पर आरबीआई द्वारा सख्त नियम लागू होते हैं, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, है ना। दूसरी होती गैर जमा एनबीएफसी, है ना। एनबीएफसी एनडी मतलब नॉन डिपॉजिट वाली, ये जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती, केवल ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, जैसे टाटा कैपिटल हो गई, मुथूट फाइनेंस हो गए। जी। तीसरा होता है लोन कंपनी, जैसे ऋण कंपनी कहते हैं, व्यक्तिगत या व्यवसायिक ऋण प्रदान करती है, उदाहरण के लिए मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस। चौथी होती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, है ना, आवास ऋण प्रदान करती है, जैसे एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, है ना। ये सब एनबीएफसी के छोटे छोटे प्रकार हम देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां भी होती है ना, जैसे आईडीएफसी एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, है ना, बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां होती है जो गरीब और छोटे उद्यमों को ऋण प्रदान करती है, जैसे बंधन बैंक,
उज्जवल फाइनेंस सर्विसेज, ये वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अंतर्गत। भारत की प्रमुख एनबीएफसी को देखें तो बजाज फाइनेंस, ये पर्सनल लोन और कंज्यूमर सेवाएं प्रदान करती है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन प्रदान करती है। मनप्पुरम फाइनेंस गोल्ड लोन और माइक्रो फाइनेंस प्रदान करती है। एचडीएफसी लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस प्रदान करती है। टाटा कैपिटल बिजनेस और पर्सनल लोन प्रदान करती है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये वाहन वित्त पोषण को ऋण प्रदान करती है। अब क्या हुआ कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में इंदिरा गांधी के समय, तो उसको हम देख लेते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का अर्थ है निजी स्वामित्व वाले बैंकों को सरकार के अधीन लाना। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया था। पहले किया गया था 1969 में, फिर 1980 में। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना था, ताकि आर्थिक असमानता को कम किया जा सके और देश के विकास में क्षेत्रीय बैंक की भूमिका को मजबूत किया जा सके। ठीक है, पहला जो अब हुआ था तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। इंदिरा गांधी के समय 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि गरीबी, किसानों, छोटे व्यापारियों तक बैंकिंग की सेवाएं पहुंचाना। ठीक है। तो किस किस का किया गया था? 14 बैंक कौन कौन सी थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले ही 1955 में राष्ट्रीयकृत हो चुका था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनाइटेड कॉमर्स बैंक, यूको बैंक जिसे कहते हैं, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक को अब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है इसका। सिंडिकेट बैंक अब ये केनरा बैंक में विलय हो चुका है। इलाहाबाद बैंक अब ये इंडियन बैंक में विलय हो चुका है। इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक है। बैंकों का दूसरी राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। इसमें छह जो बैंकें थी, 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। ठीक है, कौन कौन से बैंक थे वो? आंध्रा बैंक अब जो कुछ वर्षों में क्या हो रहा है, बैंकों का विलयन और समावेशन भी हो रहा है। मतलब बड़ी बड़ी बैंकों को कुछ छोटी बैंकों को मिलाकर बड़ी बैंकों में मर्ज किया जा रहा है ना। जैसे 2 बैंकों को मिलाकर एक बैंक में मर्ज कर दिया है ना, इस तरह से। जैसे आंध्रा बैंक का हुआ था 1980 में, परंतु अब इसे यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है। कारपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को अब पीएनबी में विलय कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीएनबी में विलय कर दिया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक को अब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। तो वर्तमान में भी बैंकों का विलय मतलब एक दूसरे से मर्ज करना सरकार ने जारी रखा है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ था, मेनली याद रखना, 1969 और 1980 में 2 बार हुआ था। पहली बार हुआ था 19 बैंकों को हुआ था, दूसरी बार हुआ था तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये मेन बात याद है। ठीक है। वर्तमान स्थिति को अगर देखें 2024 के, मतलब अभी तो 25 चल रहा है, पर 2024 तक का अगर देखें तो भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। 2017 से 2020 के बीच कई बैंकों का विलय किया गया है। सरकार बैंकिंग सुधारों के जरिए बैंकों की कार्य क्षमता और लाभ बढ़ाने का प्रयास कर रही है ना। बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने का एक प्रमुख कारण ये है कि बैंकों की कार्य क्षमता और लाभ बढ़ाया जा सके और लोगों को एक सुव्यवस्थित तरीके से बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए